This is your Shashank sir connecting to you through this wonderful platform of Arc Learning. And today we are going to continue where we left off in the last class. Last class में हम लोगों ने कहाँ पे छोड़ा था? Last class में we understood the ultrastructure of kidney and we understood the ultrastructure of the functional unit of kidney, that was nephron. Ultimately kidney का function क्या है? Kidney का function है to filter the waste products from the blood and release the excretory materials through a process known as urine formation, है ना? So this urine formation is essential because this is the process through which the nitrogenous waste, the metabolic waste that are produced due to different metabolic reactions in your body या फिर excess ingestion के वजह से जो आपने accumulate किया था उसको निकाल देने के लिए ये helpful होता है. And this process of urine formation has three very simple steps, जो है कि पहला आपका ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन, जहां पे आपका ब्लड फिल्टर होता है, करेक्ट. उसके बाद आता है ट्यूबुलर रीएब्जॉर्प्शन, जो अल्ट्रा फिल्ट्रेट बन जाता है, उसमें से एक्सेस फ्लूइड न्यूट्रिएंट्स वापस बॉडी में रीएब्जॉर्ब कर लेना, ट्यूबुलर रीएब्जॉर्प्शन. और उसके बाद आता है ट्यूबुलर सीक्रेशन, बॉडी में कुछ कुछ एक्स्ट्रा वेस्ट प्रोडक्ट्स जो रह जाती है उनको वापस ट्यूबुल में धकेल दिया जाता है, करेक्ट. तो ये तीन प्रोसेसेस, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन, ट्यूबुलर रीएब्जॉर्प्शन, ट्यूबुलर सीक्रेशन, मिला के आपका क्या बनता है? मिला के आपका बनता है एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट या फिर एक्सक्रीशन आपका बनता है, यूरिनरी एक्सक्रीशन आपका बन जाता है, करेक्ट. सो वी विल स्टडी ऑल दिस थ्री स्टेप्स इन वेरी फाइन डिटेल्स. सो लेट्स स्टार्ट विथ हम लोग का ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन. अभी ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन क्या है? ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन, एज द नेम सजेस्ट, इट इज द फिल्ट्रेशन ऑफ योर ब्लड. आप ब्लड को फिल्टर करते हो. ब्लड को क्यों फिल्टर करोगे? क्योंकि आपके ब्लड में ही तो वेस्ट प्रोडक्ट्स है. जैसे आपका आपके लीवर में एमोनिया टूटता है, एमोनिया से यूरिया बनता है. यूरिया कहाँ पे जाके रिलीज होता है? यूरिया तो ब्लड में ही रिलीज होता है. सो डिफरेंट सेल्स आपके जो मेटाबॉलिक वेस्ट रिलीज कर रहे हैं, कहाँ पे रिलीज कर रहे हैं? ब्लड पे ही रिलीज कर रहे हैं. सो अल्टीमेटली ब्लड को ही आपको फिल्टर करना है टू रिमूव दिस वेस्ट प्रोडक्ट that has been formed in your body. अभी फिल्ट्रेशन का अगर बात हो गया, so you have to filter, यानी आपको छानना है. तो छानने के लिए आपको फिल्ट्रेशन मेम्ब्रेन चाहिए होगा, जहां से आप अपने ब्लड को पास करोगे और ब्लड से जो जितना भी वेस्ट प्रोडक्ट्स है वो निकल के बाहर चला आए. ये फिल्ट्रेशन मेम्ब्रेन कौन देता है? ये फिल्ट्रेशन मेम्ब्रेन देता है आपके बोमेन्स कैप्सूल और ग्लोमेरुलस के एक साथ मिलके बनने से. करेक्ट. दिस इज योर बोमेन्स कैप्सूल. ये आपका ग्लोमेरुलाई, ठीक है. ये आपका एफरेंट आर्टेरियोल, ये आपका इफरेंट आर्टेरियोल.
ठीक है। सो ये आपका एफरेंट आर्टेरियोल और इफरेंट आर्टेरियोल, करेक्ट। दिस इज योर ग्लोमेरुलस। ये ग्लोमेरुलस है क्या? ये ग्लोमेरुलस है कैपिलरीज, है ना। ये कैपिलरीज है, ये आर्टेरियोल्स, आर्टेरियोल्स है। ग्लोमेरुलस आर आर्टेरियोल्स, ठीक है। इट्स अ टफ्ट ऑफ कैपिलरीज, इट्स अ टफ्ट ऑफ कैपिलरीज, यही तो ग्लोमेरुलस है। अब ये कैपिलरीज बनता किससे है? These capillaries are made up of a single layer endothelium. Single layer endothelium मतलब it's a type of a simple squamous endothelium. Simple squamous है। अगर आपको याद हो तो सिंपल स्क्वामस का फंक्शन क्या है? सिंपल स्क्वामस का फंक्शन है फिल्ट्रेशन एंड डिफ्यूजन, ये याद रखिएगा। दिस इज ग्लोमेरुलस, ग्लोमेरुलस इज नथिंग बट अ टफ्ट ऑफ कैपिलरीज ना, इट इज अ टफ्ट ऑफ कैपिलरीज। और कैपिलरीज बनता किससे है? सिंपल स्क्वामस, सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम से बनता है, सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम से बनता है। और सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम का फंक्शन अगर आपको याद हो तो वो फिल्ट्रेशन होता है, फिल्ट्रेशन एंड डिफ्यूजन, एंड डिफ्यूजन। फिल्ट्रेशन एंड डिफ्यूजन। चलिए ठीक है, बहुत बढ़िया। ये हो गया आपका बोमेंस कैप्सूल। अगर आप देख रहे हो तो बोमेंस कैप्सूल, बोमेंस कैप्सूल भी, बोमेंस कैप्सूल भी बनता है सिंपल स्क्वामस से ही। बोमेंस कैप्सूल भी बनता है सिंपल स्क्वामस से। इसका इनर लेयर एंड आउटर लेयर, करेक्ट। इट्स बो ऑल ऑफ देम आर मेड अप ऑफ सिंपल स्क्वामस। ये इसका आउटर हो गया, ये इसका इनर हो गया, ठीक है ना। बट दिस इनर लेयर इज मॉडिफाइड, ठीक है ना, इट इज मॉडिफाइड टू फॉर्म पोडोसाइट सेल्स, पोडोसाइट सेल्स, पोडोसाइट सेल्स। और ये पोडोसाइट सेल्स का अरेंजमेंट ही कुछ ऐसे, पोडोसाइट सेल्स का अरेंजमेंट ही कुछ ऐसा है कि ये अपने बीच गैप छोड़ देता है। इट इज समथिंग लाइक दिस। ठीक है, इट इज समथिंग लाइक दिस व्हिच लीव्स आउट गैप्स, व्हिच लीव्स आउट गैप्स, ये गैप, ये गैप, ये गैप, और इसको बोलते हैं फिल्ट्रेशन पोर, फिल्ट्रेशन पोर या स्लिट। दिस इज फॉर्म ड्यू टू द अरेंजमेंट ऑफ पोडोसाइट, दिस इज फॉर्म ड्यू टू द अरेंजमेंट ऑफ पोडोसाइट। तो आपका जो ग्लोमेरुलस है ये भी बनता है सिंपल स्क्वामस, डिफ्यूजन एंड फिल्ट्रेशन, करेक्ट। आपका जो बोमेंस कैप्सूल है ये भी बनता है आपका सिंपल स्क्वामस, अगेन डिफ्यूजन एंड फिल्ट्रेशन। इनर लेयर ऑफ बोमेंस कैप्सूल जो सिंपल स्क्वामस का मॉडिफिकेशन है, पोडोसाइट सेल, ये तो इसका डिफ्यूजन और फिल्ट्रेशन तो इसका फंक्शन है ही है, लेकिन इसका जो अरेंजमेंट रहता है, द अरेंजमेंट ऑफ पोडोसाइट सेल्स इज एज सच कि अपने अंदर में एक गैप्स क्रिएट करके रख देते हैं, और इन गैप का नाम होता है फिल्ट्रेशन पोर या स्लिट। तो अगर आप इस एरिया को जूम आउट करके देख लो, इस एरिया को अगर आप जूम आउट करके देख लो तो आपको क्या क्या मिल जाएगा? आपको मिल जाएगा अ लेयर ऑफ एंडोथेलियम, अ लेयर ऑफ एंडोथेलियम, ये बीच वाला क्या है? ये बीच वाला है बेसमेंट मेम्ब्रेन, बीच वाला होता है बेसमेंट मेम्ब्रेन। और बेस मेम्ब्रेन क्या होता है? ए सेलुलर होता है ना, प्रोटीन्स और फाइबर से बनता है, तो इसमें से इजीली चीजें डिफ्यूज होकर निकल आती है। सो अ लेयर ऑफ एंडोथेलियम मिल जाएगा आपको। और क्या मिल जाएगा? आपको मिल जाएगा बेसमेंट मेम्ब्रेन, आपको मिल जाएगा बेसमेंट मेम्ब्रेन, और आपको मिल जाएगा इनर लेयर ऑफ बोमेंस कैप्सूल, इनर लेयर ऑफ बोमेंस कैप्सूल।
with podocyte cells. ठीक है, सो इन तीनों का अरेंजमेंट layer of endothelium, basement membrane, and inner layer of Bowman's capsule with the function of diffusion and filtration serves as the filtration membrane. ये सर्व करता है आपका क्या, ये बनाता है आपका filtration membrane. filtration membrane. और इसी अरेंजमेंट के साथ आपका ब्लड फिल्टर होके नेफ्रॉन्स में चले आते हैं. जो प्रोसेस ऑफ फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड इज मेनली बिकॉज ऑफ दिस थ्री लेयर्स, द लेयर ऑफ एंडोथेलियम, द बेसमेंट मेम्ब्रेन एंड द इनर लेयर ऑफ Bowman's capsule with podocyte cells, with the help podocyte cells. ठीक है, इसी के वजह से हम लोग का क्या होता है, एक फिल्ट्रेशन मेम्ब्रेन क्रिएट हो गया. चलिए फिल्ट्रेशन मेम्ब्रेन क्रिएट हो गया, अभी काम क्या बाकी है, अभी यहां से ब्लड को अंदर की तरफ भेजना है सो दैट द ब्लड फिल्टर होके निकल जाए. ये आपका है एफरेंट आर्टेरियोल, ये आपका है इफरेंट आर्टेरियोल. ठीक है, अगर आप अपने किताब के डायग्राम को अच्छे से देखें या फिर कोई रेफरेंस किताब देखें या फिर मेरे डायग्राम को भी अगर आप देखें, सो आपको ये चीज एक नजर आएगा कि द डायमीटर ऑफ एफरेंट आर्टेरियोल इज लार्जर देन द डायमीटर ऑफ इफरेंट आर्टेरियोल. द डायमीटर ऑफ एफरेंट आर्टेरियोल इज लार्जर than the diameter of efferent arteriole. ठीक है, so the diameter of efferent arteriole is larger than the diameter of efferent arteriole. इससे होता क्या है, efferent arteriole आपके ग्लोमेरुलस में ब्लड ला रहा है, efferent arteriole आपके ग्लोमेरुलस से ब्लड बाहर लेके जा रहा है. सो कंपेयर करें तो एफरेंट आर्टेरियोल का क्या बताया गया है कि डायमीटर उसका ज्यादा है और इफरेंट डायमीटर का डायमीटर छोटा है. तो जहां से डायमीटर ज्यादा है वहां से तो ज्यादा सामान अंदर आएगा और जहां से डायमीटर छोटा है वहां से कम सामान बाहर जाएगा. ज्यादा आ रहा है कम जा रहा है, ज्यादा आ रहा है कम जा रहा है, धीरे 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 ग्लोमेरुलस में क्या होगा, ग्लोमेरुलस में ब्लड का वॉल्यूम बढ़ता जाएगा और जितना ब्लड का वॉल्यूम बढ़ेगा उतना ग्लोमेरुलस के ऊपर एक प्रेशर आता जाएगा. सो बिकॉज ऑफ दिस डिफरेंस इन डायमीटर in afferent arteriole in comparison to efferent arteriole, more amount of blood is flowing in the glomerulus than the amount of blood that is flowing out of the glomerulus. This creates a pressure difference. और ये pressure difference जो create होता है, इस pressure difference को हम लोग क्या बोलते हैं, glomerulus hydrostatic pressure. ये होता है अराउंड 55 mm
H, ठीक है, ग्लोमेरुलस हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर, दिस प्रेशर दैट इज क्रिएटेड, दिस इज ग्लोमेरुलस हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर। ये ग्लोमेरुलस हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर क्यों क्रिएट हो रहा है? क्योंकि मैक्सिमम अमाउंट ऑफ ब्लड इज कमिंग थ्रू the efferent arteriole into the glomerulus and minimum amount of blood is moving out of the glomerulus through efferent arteriole, ठीक है। तो यहां से तो एक ब्लड का प्रेशर चालू हो गया, राइट। उसके बाद प्रेशर आ रहा है, अंदर की तरफ प्रेशर आ रहा है, तो इसको भी तो अपोज करेगा। अगर ज्यादा प्रेशर हो गया तो ये देयर इज अ चांस दैट इट विल कोलैप्स। तो इस जो अपोज करेगा, यहां से जो ब्लड अंदर की तरफ ढकेल रहा है, इसको भी तो अपोज करेगा। इसको अपोज करने वाला पहला फोर्स क्या है? कैप्सुलर प्रेशर, कैप्सुलर हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर। दिस इज अराउंड 15 mmHg, करेक्ट। और इसको कौन अपोज करेगा? और इसको कौन अपोज करेगा? आपको मालूम है ब्लड के अंदर क्या है? ब्लड के अंदर डिफरेंट कॉलॉइड सब्सटेंसेस हैं, है ना। अगर आप ब्लड को एक सोल्यूशन मान के चले तो इसमें आपको वाटर एज ए सॉल्वेंट भी मिल जाएगा, प्लस आपको प्लेटलेट्स जो है, एरिथ्रोसाइट्स जो है, ठीक है, फिर आपका प्रोटीन्स जो है वो एक सल्यूट के टाइप में मिल जाएगा, है कि नहीं। सो दिस आर व्हाट, आपका सोल्यूशन है जहां पे वाटर आपका सॉल्वेंट है और बाकी चीजें आपका सल्यूट है, करेक्ट। सो आपका सोल्यूशन क्या है? आपका सोल्यूशन एक ऑलमोस्ट एक कंसंट्रेटेड मीडियम की तरफ जा रहा है, तो वहां से पानी बाहर निकलना तो मुश्किल है। सेम कॉन्सेप्ट, पानी बाहर निकलना तो मुश्किल है। अगर आपका सोल्यूशन कंसंट्रेटेड बन रहा है तो वहां से तो पानी बाहर निकल जाना मुश्किल है, उसको उल्टा पानी चाहिए ही होगा। सो कंपेयर दैट सिनेरियो टू दिस, कि ब्लड के अंदर में भी हम लोग का क्या मौजूद है? ब्लड के अंदर में भी बहुत सारे कॉलॉइडल पार्टिकल्स मौजूद है जो नहीं चाहते हैं कि ब्लड यहां से बाहर निकल जाए, जो नहीं चाहते हैं कि ब्लड यहां से बाहर निकल जाए। सो दे ऑल्सो एक्सर्ट अ रिवर्स प्रेशर, they also exert a reverse pressure trying to keep the blood in the glomerulus। तो ये क्या, ये जो प्रेशर आता है ये क्या होता है? ये ब्लड कॉलॉइडल ऑस्मोटिक प्रेशर बोलते हैं, ब्लड कॉलॉइडल ऑस्मोटिक प्रेशर। blood colloidal osmotic pressure and it is around 30 mm Hg, this is around 30 mm Hg। तो जो प्रेशर ग्लोमेरुलस के ऊपर क्रिएट कर रहा था वो 55 mm Hg था। जो इस प्रेशर को अपोज कर रहे हैं, पहला वाला क्या है? कैप्सुलर हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर 15 mm Hg, और नेक्स्ट क्या है? ब्लड कॉलॉइडल ऑस्मोटिक प्रेशर 30 mm Hg, करेक्ट। तो अगर आप इसको हिसाब लगा ले तो नेट फिल्ट्रेशन प्रेशर जो बनता है इन सब के प्लस माइनस से, नेट फिल्ट्रेशन प्रेशर जो बनता है ये क्या बन जाता है आपका? 55 माइनस 30 माइनस 15 mm Hg क्या बन जाता है? प्लस 10 mm Hg क्या बन जाता है? प्लस 10 mm Hg। और ये जो प्लस 10 mm Hg बना, इसी 10 mm Hg के वजह से आपका ब्लड, इसी 10 mm Hg के वजह से ठीक है, इसी पॉजिटिव 10 mm Hg नेट फिल्ट्रेशन प्रेशर, नेट फिल्ट्रेशन प्रेशर, नेट फिल्ट्रेशन प्रेशर पॉजिटिव 10 mm Hg, पॉजिटिव 10 mm Hg के वजह से
आपका क्या होता है, अराउंड 1100 to 1200 ml ब्लड पर मिनट जो आपका एफरेंट आर्टेरियोल से अंदर आ रहा था उसमें से अराउंड 125 ml फिल्ट्रेट पर मिनट जमा हो जाता है, फिल्ट्रेट पर मिनट जमा होता है, फिल्ट्रेट पर मिनट जमा हो जाता है। कहां पे? इन बोमेंस कैप्सूल। Bowman's capsule. This is the glomerular filtration rate. 1100 to 12 ml 100 ml ब्लड जो एफरेंट आर्टेरियल अंदर ला रहा था उसके ऊपर जब ये 10 mm पॉजिटिव प्रेशर ने जब काम करना चालू किया तो उससे मेरा पर मिनट कितना फिल्ट्रेट बन गया? 125 ml फिल्ट्रेट पर मिनट बन गया। इसको अगर आप पर डे का, दैट इज आप पर डे का हिसाब लगाओगे तो 180 लीटर पर डे आपका बनता है फिल्ट्रेट। और ये फिल्ट्रेट बिकॉज ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ द फिल्ट्रेशन मेम्ब्रेन, ये जो फिल्ट्रेट है सिर्फ लार्ज साइज प्रोटीन्स अलोंग विथ ब्लड एलिमेंट्स जैसे आरबीसी वारबीसी है उनको छोड़ के बाकी सब ग्लूकोज, अमाइनो एसिड, न्यूट्रिएंट्स, वाटर, ऑलमोस्ट ऑल ऑफ द कंपोजिशन ऑफ प्लाज्मा निकल के चला आता है आपके बोमेंस कैप्सूल में और इसी फिल्ट्रेट को बोलते हैं अल्ट्रा फिल्ट्रेट। क्या बोलते हैं? अल्ट्रा फिल्ट्रेट। समझ में आया? अल्ट्रा फिल्ट्रेट, करेक्ट। फिर से एक बार देख लेते हैं क्या हुआ था। द एफरेंट पहले से क्या हुआ था, हम लोग का फिल्ट्रेशन मेम्ब्रेन, हम लोग को करना क्या है, हम लोग को यूरिन फॉर्म करना है। यूरिन फॉर्म करने के लिए पहला स्टेप क्या है? ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन। फिल्ट्रेशन करने के लिए आपको पहले क्या चाहिए? फिल्ट्रेशन मेम्ब्रेन। फिल्ट्रेशन मेम्ब्रेन हम लोग के यहाँ पे किडनीज में या नेफ्रॉन में कितना लेयर का फिल्ट्रेशन मेम्ब्रेन बनता है? 3 लेयर का फिल्ट्रेशन मेम्ब्रेन बनता है। कौन कौन इन्वॉल्व रहता है? जो एंडोथेलियम ऑफ द ब्लड कैपिलरीज है ग्लोमेरुलस का, वो इन्वॉल्व रहता है। उसके बीच का बेसमेंट मेम्ब्रेन इन्वॉल्व रहता है और नीचे में आपका इनर लेयर ऑफ बोमेंस कैप्सूल भी इन्वॉल्व रहता है। एंडोथेलियम ऑफ ब्लड सेल्स और बोमेंस कैप्सूल का इनर लेयर बोथ आर मेड अप ऑफ सिंपल स्क्वामस, करेक्ट। सिंपल स्क्वामस का अगर आपको फंक्शन याद हो तो वो डिफ्यूजन और फिल्ट्रेशन है, ठीक है। बीच में रहता है बेसमेंट मेम्ब्रेन। बेसमेंट मेम्ब्रेन इज एसेलुलर, ये प्रोटीन्स और फाइबर्स से बनता है, राइट। ये इजीली डिफ्यूज करवा देता है सामान। और हम लोगों ने क्या देखा कि बोमेंस कैप्सूल का इनर लेयर भी एक सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम ही है, लेकिन ये थोड़ा मॉडिफाइड है। मॉडिफाइड क्या है? ये बनाता है पोडोसाइट सेल्स। पोडोसाइट सेल्स का अरेंजमेंट ऐसे होता है कि उसके अंदर में या उसके बीच में फिल्ट्रेशन स्लिट्स या गैप रह जाते हैं। इसी गैप को फिल्ट्रेशन पोर या फिल्ट्रेशन स्लिट्स बोलते हैं। एंड बिकॉज ऑफ दिस अरेंजमेंट क्या होता है, आपका जो फिल्ट्रेशन आता है, आपका जो फिल्ट्रेशन होता है वो लार्ज प्रोटीन्स, आरबीसीज, ब्लड एलिमेंट्स को छोड़ के प्लाज्मा का जितना ऑलमोस्ट ऑल द कंपोजिशन इज फिल्टर्ड थ्रू, उन सब को छोड़ के बाकी सब अंदर में कलेक्ट हो जाता है। यही होता है अल्ट्रा फिल्ट्रेट। फिल्ट्रेशन मेम्ब्रेन हो गया। अभी फिल्टर करने के लिए आपको ब्लड चाहिए, फिल्टर करने के लिए आपको ब्लड चाहिए। ब्लड कहां से आता है? एफरेंट आर्टेरियोल लेके आता है। एफरेंट आर्टेरियोल लेके आता है, कहां पे लेके आता है? आपके ग्लोमेरुलस के अंदर में लेके आता है। यहाँ पे क्या चीज नोटिस करने का है कि एफरेंट आर्टेरियोल का डायमीटर इफरेंट आर्टेरियोल से बड़ा है। एफरेंट आर्टेरियोल क्या करता है? ग्लोमेरुलस के अंदर ब्लड लेके आता है। इफरेंट आर्टेरियोल क्या करता है? ग्लोमेरुलस से ब्लड बाहर लेके जाता है। एफरेंट आर्टेरियोल का डायमीटर ज्यादा है तो ज्यादा ब्लड अंदर आ रहा है। इफरेंट आर्टेरियोल का डायमीटर कम है तो कम ब्लड ज्यादा जा रहा है। तो धीरे 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 क्या हो रहा है? धीरे 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 ब्लड का वॉल्यूम बढ़ रहा है। ब्लड का वॉल्यूम बढ़ रहा है तो धीरे धीरे ग्लोमेरुलस में ब्लड का प्रेशर बढ़ रहा है और उसी प्रेशर जो ब्लड आपके ग्लोमेरुलस में ब्लड जो प्रेशर देता है उसको ग्लोमेरुलस हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर बोलते हैं। ग्लोमेरुलस हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर। और कितना होता है? इट इज अराउंड 55 mmHg होता है। अभी इस प्रेशर को अपोज करने वाले भी प्रेशर है। 2 अपोजिंग प्रेशर है। पहला कौन आता है? पहला आता है जो आपका बोमेंस कैप्सूल अपोज करता है
कैप्सुलर हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर, दिस इज अराउंड 15 mmHg। और कौन है जो ब्लड में खुद कॉलॉइड प्रेजेंट है, वो भी ब्लड के प्रेशर को अपोज करते हैं, इसे बोलते हैं ब्लड कॉलॉइडल ऑस्मोटिक प्रेशर, ये 30 mmHg है। सो द नेट फिल्ट्रेशन प्रेशर कितना बना आपका 55 माइनस 30 माइनस 15, दैट इज इक्विवेलेंट टू ऑलमोस्ट पॉजिटिव 10 mmHg। बिकॉज ऑफ दिस पॉजिटिव 10 mmHg आपका पर मिनट एफरेंट आर्टेरियोल 1100 से 1200 ml ब्लड जो अंदर ला रहा था, दैट इज इक्विवेलेंट टू ओनली 1/5 ऑफ द टोटल कार्डियक आउटपुट। उसको जो अंदर ला रहा था उसमें से कितना हुआ 125 ml फिल्ट्रेट पर मिनट जाके जम गया, 125 ml फिल्ट्रेट पर मिनट जाके जम गया। कहां पे? आपके बोमेंस कैप्सूल में। अगर इस 125 ml फिल्ट्रेट को आप ध्यान से कैलकुलेट करो तो ये बन कितना जाता है, अराउंड 180 लीटर पर डे, 180 लीटर पर डे। और इसी फिल्ट्रेट को हम लोग क्या बोलते हैं? अल्ट्रा फिल्ट्रेट। इसी फिल्ट्रेट को हम लोग क्या बोलते हैं? अल्ट्रा फिल्ट्रेट। समझ में आया बच्चों? तो यहां पे क्या बताया गया है आप देख लीजिए। The urine formation involves three main processes, namely glomerular filtration, reabsorption and secretion that takes place in different parts of nephron. पहला स्टेप क्या है? The first step in urine formation is the filtration of the blood, which is carried out by the glomerulus and is called glomerular filtration. Since ये filter glomerulus से हो रहा है, glomerulus में involved है, तो इसको glomerular filtration बोलते हैं। On an average कितना ml ब्लड फिल्ट्रेट होता है? अराउंड 1100 टू 1200 इज फिल्टर्ड बाय द किडनीज पर मिनट, व्हिच कॉन्स्टिट्यूट्स ओनली 1/5 ऑफ द ब्लड पम्प्ड आउट बाय ईच वेंट्रिकल ऑफ द हार्ट इन ए मिनट। यानी आपके कार्डियक आउटपुट का सिर्फ ये 1/5 है। ठीक है। अभी द ग्लोमेरुलर कैपिलरी ब्लड प्रेशर कॉजेस फिल्ट्रेशन ऑफ द ब्लड थ्रू 3 लेयर्स। हम लोगों ने पढ़ा कौन सा 3 लेयर्स? द एंडोथेलियम ऑफ द ग्लोमेरुलर ब्लड वेसल्स, the epithelium of the Bowman's capsule and the basement membrane present between the two layers। ठीक है। यहाँ पे क्या बताया है? The epithelial cells of Bowman's capsule are called podocytes, are arranged in an intricate manner। इसका arrangement ऐसा है so as to leave some minute spaces called filtration slits or slit pores। filtration slits या फिर slit pores ऐसा था। ठीक है। ये फिल्ट्रेशन स्लिट्स था या स्लिट पोर्ट्स था, करेक्ट। सो ब्लड इज फिल्टर्ड सो फाइनली, ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, ब्लड इज फिल्टर्ड सो फाइनली थ्रू दिस membranes that almost all of the constituents of plasma का almost all constituents except proteins pass on to the lumen of the Bowman's capsule। कहां पे जमा होता है? Bowman's capsule में जमा होता है, and therefore it is considered as a process of ultra फिल्ट्रेशन पूरा फाइन फिल्ट्रेशन इसके अंदर में हो जाता है। और हम लोग के अल्ट्रा फिल्ट्रेशन एट द एंड ऑफ द डे आपका कितना बना? एट द एंड ऑफ द डे दिस अल्ट्रा फिल्ट्रेट इज अराउंड 180 लीटर पर 180 लीटर है ना, ये 180 लीटर है आपका अल्ट्रा फिल्ट्रेट। अगर आप 180 लीटर अल्ट्रा फिल्ट्रेट निकाल ही सकते थे तो आपको एमोनिया को कन्वर्ट करने का कोई जरूरत ही नहीं था। आप अगर दिन में अपने बॉडी से 180 लीटर निकाल सकते हो तो आपके पानी का कोई कमी ही नहीं है, देन व्हाई नॉट आप एमोनिया को निकालते। आपने यूरिया क्यों चूज किया? यूरिया आपने इसीलिए चूज किया क्योंकि यू डोंट हैव दैट लग्जरी टू रिलीज दिस मच अमाउंट ऑफ फ्लूइड आउट ऑफ योर बॉडी, जितना भी इसमें एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट हो, है कि नहीं? सो टू स्टॉप दिस लॉस क्या होता है? इस 180 लीटर से ऑलमोस्ट 99% क्या होता है? रीएब्सॉर्ब हो जाता है। रीएब्सॉर्ब कहां पे? वापस बॉडी में, ट्यूबल से वापस बॉडी में इसका रीएब्सॉर्ब हो जाता है। और एट द एंड इसमें से कितना बचता है? एट द एंड इसमें से बचता है अराउंड 1.5 लीटर जो आप एक्सक्रीट करके निकाल देते हो, करेक्ट। सो दिस प्रोसेस, सो द नेक्स्ट स्टेप जो बनता है वो आपका बनता है ट्यूबुलर reabsorption। Since we are not at the luxury of releasing out 180 liter of excretory fluid
per day out of our body. So what we have to do, जो बोमेंस कैप्सूल में जो फिल्ट्रेट जमा हुआ था उससे हम लोग रीएब्सॉर्ब कर लेते हैं. करेक्ट. A comparison of the volume of the filtrate formed per day 180 liters. अगर आप कंपेयर करो 180 liters that is formed per day with that of the urine released, कितना at the end of the day आप अगर अच्छे से पानी पी रहे हो तो कितना रिलीज होता है 1.5 liters. It suggests that nearly 99% of the filtrate has to be reabsorbed by the renal tubules. कौन reabsorb करता है? Renal tubules. This process is called as reabsorption. It is called as reabsorption. Renal tubules में जो arrangement of cells है, because of the arrangement of the different types of cells, वहां पे क्या होता है, जब ये अल्ट्रा फिल्ट्रेट जो पास होता है रेनल ट्यूबल से, कहां से? बोमेंस कैप्सूल्स के बाद कहा जाएगा? पीसीटी फॉर लूप ऑफ इनलेट, फिर डीसीटी, फिर कलेक्टिंग डक्ट्स. ठीक है ना. सो इससे जो पास होगा, बिकॉज ऑफ द अरेंजमेंट ऑफ द सेल्स इन ऑल दिस ट्यूबुलर पार्ट्स, क्या होता है, वो सेल्स डिपेंडिंग उनका फंक्शन क्या है, वो रीअब्सॉर्ब कर लेते हैं ट्यूबल से. ट्यूबुलर रीअब्सॉर्प्शन, ट्यूबल से रीअब्सॉर्ब करके कहां पे छोड़ देते हैं? बॉडी में बाहर छोड़ देते हैं. इसी को बोलते हैं ट्यूबुलर रीअब्सॉर्प्शन. क्या क्या रीअब्सॉर्ब होता है? आपका वाटर रीअब्सॉर्ब होता है, न्यूट्रिएंट्स रीअब्सॉर्ब होता है, आयंस, बोथ पॉजिटिव नेगेटिव आयंस रीअब्सॉर्ब होता है, यहां तक कि हम लोग जो एक्सक्रीशन करते हैं, the excretory product यूरिया भी इन स्मॉल अमाउंट रीअब्सॉर्ब होता है. So the that process of reabsorption is known as tubular reabsorption. और ये necessary क्यों है? Because we are not at a luxury to release 180 liter of the excretory fluid. तो फिर हम लोग अगर 180 लीटर कर ही लेते तो हम लोग एमोनिया ही सीक्रेट कर पाते. ठीक है. So the tubular reabsorption as it is said, it starts from the renal tubule. बोमेंस कैप्सूल में क्या हुआ? बोमेंस कैप्सूल में आके ये अल्ट्रा फिल्ट्रेट कलेक्ट हो गया. ये अल्ट्रा फिल्ट्रेट कलेक्ट हो गया. अब ये अल्ट्रा फिल्ट्रेट पास करेगा. बोमेंस कैप्सूल के बाद कहां जाएगा? बोमेंस कैप्सूल के बाद चला जाएगा ये प्रॉक्सिमल कॉन्वोलेटेड ट्यूबल में. ये बन गया आपका प्रॉक्सिमल कॉन्वोलेटेड ट्यूबल. और प्रॉक्सिमल अभी बोमेंस कैप्सूल में फिल्ट्रेट था, अभी ये फिल्ट्रेट कहां से जाएगा? ये फिल्ट्रेट आएगा आपके प्रॉक्सिमल कॉन्वोलेटेड ट्यूबल से, ये पास होगा. ये क्या है मेरा? ये है मेरा प्रॉक्सिमल कॉन्वोलेटेड ट्यूबल. अच्छा, बोमेंस कैप्सूल किससे बना था? बोमेंस कैप्सूल बना था सिंपल स्क्वामस से. सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम, सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम. ये पीसीटी किससे बनता है? ये पीसीटी आपका बनता है, अगर आपको याद हो, स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन में लिखा है द ट्यूबुलर पार्ट्स ऑफ नेफ्रॉन आर मेड अप ऑफ क्यूबॉइडल एपिथेलियम, आर मेड अप ऑफ क्यूबॉइडल एपिथेलियम. क्यूबॉइडल एपिथेलियम, इसका अरेंजमेंट भी बहुत अच्छा है. क्यूबॉइडल एपिथेलियम से ही क्यूबॉइडल एपिथेलियम का फंक्शन क्या है? क्यूबॉइडल, अगर आपको ठीक से याद हो तो क्यूबॉइडल एपिथेलियम का फंक्शन होता है एब्जॉर्प्शन एंड सिक्रेशन. इसका फंक्शन ही है एब्जॉर्प्शन एंड सिक्रेशन. तो ये क्या करेगा? इसका क्यूबॉइडल एपिथेलियम दैट विल हेल्प टू रीअब्सॉर्ब, ट्यूबल से रीअब्सॉर्ब करने में हेल्प करेगा. और एक चीज नोटिस करने का है, ये इट इज सेड कि पीसीटी में मैक्सिमम रीअब्सॉर्प्शन होता है. पीसीटी इज द एरिया जहां पे मैक्सिमम रीअब्सॉर्प्शन होता है. अगर मेरे को मैक्सिमम रीअब्सॉर्प्शन चाहिए तो मेरे को सिर्फ सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम से काम नहीं होगा. आई विल हैव टू सप्लीमेंट इट विथ एक्सेसरीज, जिससे ये तो क्यूबॉइडल का तो फंक्शन है ही है एब्जॉर्प्शन, कुछ एक्स्ट्रा भी ज्यादा एब्जॉर्ब कर ले. तो मैं क्या लगा सकता हूं? आई कैन पुट microvilli. Microvilli क्या है? Microvilli are finger-like projection that increases the surface area for absorption. क्यूबॉइडल एपिथेलियम तो है, अगर उसके ऊपर में मैंने फिंगर लाइक प्रोजेक्शन दे दिया तो उसका सरफेस एरिया और बढ़ जाएगा, वो और एब्जॉर्ब कर पाएगा. करेक्ट. तो अगर
किसी सेल के ऊपर अगर माइक्रोविलाई या विलाई बैठ जाए उसको क्या बोलते हैं, ब्रश बॉर्डर एपिथेलियम, है कि नहीं। सो यहाँ पे पीसीटी में आपका कौन सा टाइप का एपिथेलियम मिलेगा, ब्रश बॉर्डर क्यूबॉइडल एपिथेलियम, brush bordered cuboidal epithelium which leads to maximum reabsorption, which leads to maximum reabsorption। कितना reabsorption किताब में लिखा हुआ है, maximum reabsorption 70 to 80% of the filtrate, 70 to 80% of ultrafiltrate is reabsorbed। 70 to 80% of the ultrafiltrate is reabsorbed। अभी ब्रश बॉर्डर क्यूबॉइडल एपिथेलियम से बन गया, मैक्सिमम रीएब्जॉर्प्शन करता है 70 to 80% आपका रीएब्जॉर्प्शन करता है। लेकिन क्या रीएब्जॉर्ब करता है, तो इट रीएब्जॉर्ब्स पीसीटी। हम लोग क्या पढ़ रहे थे, पीसीटी। पीसीटी रीएब्जॉर्ब्स क्या क्या, अमाइनो एसिड, अमाइनो एसिड, ग्लूकोज, ठीक है, अमाइनो एसिड, ग्लूकोज, विटामिन्स, ठीक है, आयंस, वाटर, है ना। सो वाटर, न्यूट्रिएंट्स, राइट, ये सब हम लोग का पीसीटी एब्जॉर्ब करता है। बेसिकली स्पेसिफिकली क्या क्या करता है, एमाइनो एसिड और ग्लूकोज, एमाइनो एसिड और ग्लूकोज 100% रीएब्जॉर्ब करते हैं, एमाइनो एसिड और ग्लूकोज 100% रीएब्जॉर्ब करते हैं। फिर विटामिन्स करते हैं, फिर आयंस करते हैं, राइट, और वाटर तो करता ही करता है। ये सब मिला के कितना रीएब्जॉर्प्शन कर लेता है, अराउंड 70 to 80% आपका बॉडी में रीएब्जॉर्ब कर लेता है, 70 to 80% आपका बॉडी में रीएब्जॉर्ब कर लेता है। सेवेंटी टू 80% रीएब्जॉर्ब कर लेता है। क्या क्या रीएब्जॉर्ब कर लिया, अमाइनो एसिड, ग्लूकोज, विटामिन, सोडियम, पोटेशियम, बाइकार्बोनेट, क्लोराइड, वाटर रीएब्जॉर्ब कर लिया। कैसे रीएब्जॉर्ब कर लिया, आपका अमाइनो एसिड, ग्लूकोज, विटामिन, सोडियम, पोटेशियम ये जाता है एक्टिव ट्रांसपोर्ट से, एक्टिव ट्रांसपोर्ट से जाता है। आपका बाइकार्बोनेट और क्लोराइड ये किससे जाता है, पैसिव ट्रांसपोर्ट। वाटर तो आपका पैसिवली चला जाता है या ऑस्मोसिस से चला जाता है, ठीक है। तो ध्यान रखना क्या है, ध्यान रखना है आपका अमाइनो एसिड, ग्लूकोज, सोडियम, पोटेशियम एक्टिव ट्रांसपोर्ट है, बाइकार्बोनेट और क्लोराइड पैसिव ट्रांसपोर्ट है, वाटर ऑस्मोसिस से चला जाता है, ऑस्मोसिस, ठीक है, यहाँ पे यूटिलाइज हो गई, ऑस्मोसिस से चला जाता है, करेक्ट। सो पीसीटी इन दिस एंटायर रीजन, आपके पीसीटी में क्या हो गया, आपका रीएब्जॉर्प्शन 70 to 80% आपका रीएब्जॉर्प्शन पीसीटी में हो गया। समझ में आया। सो नेक्स्ट क्या आता है, नेक्स्ट आता है आपका पीसीटी से होके अभी क्या निकलेगा, पीसीटी से होके अभी आपका निकलेगा लूप ऑफ हेनले, है ना। ये आ जाता है आपका लूप ऑफ हेनले।
ठीक है। सो लूप ऑफ हेनले भी आपको क्या देखने को मिलेगा, आपको थिन सेगमेंट दिखने को मिलेगा, थिन सेगमेंट, और आपको थिक भी देखने को मिलेगा। ये थिन सेगमेंट किससे बनता है, सिंपल स्क्वामस से, सिंपल स्क्वामस से बनता है, और थिक सेगमेंट किससे बनता है, क्यूबॉइडल से, क्यूबॉइडल एपिथेलियम से बनता है। और इसमें रीएब्जॉर्ब क्या होता है, इसमें सिर्फ दो चीजें रीएब्जॉर्ब होती है, इसमें सिर्फ दो चीजें रीएब्जॉर्ब होती है, क्या क्या, फ्रॉम द डिसेंडिंग लूप, फ्रॉम द डिसेंडिंग लूप, आपका डिसेंडिंग लूप से क्या निकल के आता है, वाटर, आपका डिसेंडिंग लूप से क्या निकल के आता है, वाटर, और आपका असेंडिंग लूप से, बोथ थिन एंड थिक से आपका क्या निकल के आएगा, सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड आपका निकल के आता है। यहां पे इन दिस सेगमेंट आपका मिनिमम रीएब्जॉर्प्शन होता है, इन अबाउट ओनली 5%, मिनिमम रीएब्जॉर्प्शन आपका इस लूप ऑफ हेनले से होता है, जहां पे डिसेंडिंग आर्म से, आपका डिसेंडिंग आर्म से डिसेंडिंग आर्म से क्या निकलता है, वाटर, और असेंडिंग आर्म से, असेंडिंग में भी आपका थिन पोर्शन आता है, थिन एंड थिक, दोनों में ही क्या जाता है, NaCl जाता है, लेकिन ट्रांसपोर्टेशन में डिफरेंस है। जैसे आपके थिन पोर्शन से NaCl पैसिवली डिफ्यूज होता है, पैसिव ट्रांसपोर्ट, और आपके थिक पोर्शन से एक्टिव ट्रांसपोर्ट। ठीक है। सो क्या बन गया दोस्तों, हम लोग का लूप ऑफ हेनले से क्या हो रहा है, लूप ऑफ हेनले में मिनिमम रीएब्जॉर्प्शन होता है, यहाँ पे थिन सेगमेंट सिंपल स्क्वामस से बनता है और थिक सेगमेंट क्यूबॉइडल एपिथेलियम से बनता है। डिसेंडिंग लूप या डिसेंडिंग आर्म से आपका क्या निकलता है, वाटर, और आपके असेंडिंग लूप में आपका बोथ थिन एंड थिक सेगमेंट दोनों होता है, दोनों से ही NaCl निकलता है, लेकिन ट्रांसपोर्टेशन में डिफरेंस है। आपके थिन सेगमेंट से जो NaCl निकलता है वो पैसिव ट्रांसपोर्ट यूटिलाइज करता है, और आपके थिक सेगमेंट में जो NaCl है वो एक्टिव ट्रांसपोर्ट यूटिलाइज करता है। समझ में आया। अभी नेक्स्ट क्या आएगा, डिस्टिल कॉन्वोलेटेड ट्यूबल में, डिस्टिल कॉन्वोलेटेड ट्यूबल में ये चला जाएगा। ये था आपका लूप ऑफ हेनले का असेंडिंग पोर्शन। अब ये कहां पे चला जाएगा, अब ये चला जाएगा डिस्टिल कॉन्वोलेटेड ट्यूबल पे। डिस्टिल कॉन्वोलेटेड ट्यूबल, ये डिस्टिल कॉन्वोलेटेड ट्यूबल बनता किससे है, अगेन क्यूबॉइडल एपिथेलियम, क्यूबॉइडल एपिथेलियम का फंक्शन क्या है, एब्जॉर्प्शन एंड सीक्रेशन, तो ऑब्वियसली यहाँ पे एब्जॉर्ब होगा। यहाँ पे नॉर्मल रीएब्जॉर्प्शन किसका हो रहा है, नॉर्मली किसका हो रहा है, बाइकार्बोनेट आयन का नॉर्मल में रीएब्जॉर्प्शन हो रहा है, लेकिन DCT इज नोन फॉर कंडीशनल रीएब्जॉर्प्शन। कंडीशनल रीएब्जॉर्प्शन ऑफ किसका, सोडियम एंड वाटर का। कंडीशनल रीएब्जॉर्प्शन का मतलब, कंडीशनल रीएब्जॉर्प्शन का मतलब कि डिपेंडिंग अपॉन द कंडीशन ऑफ योर बॉडी, डिपेंडिंग अपॉन द कंडीशन ऑफ योर बॉडी, आपको अगर आयंस की जरूरत है तो DCT से सोडियम आयन एब्जॉर्ब होगा, अगर आपको वाटर की जरूरत है तो DCT से वाटर रीएब्जॉर्ब होगा, लेकिन दिस इज ओनली ऑन दी बेसिस ऑफ कंडीशन। किसका कंडीशन, आपके बॉडी के रिक्वायरमेंट का। DCT से नॉर्मली क्या हो रहा है, HCO3 तो निकल रहा है, लेकिन ऑन दी बेसिस ऑफ योर बॉडी कंडीशन में अगर आपको वाटर चाहिए तो हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी को क्या बोलेगा,
एंटी डायरेटिक हार्मोन रिलीज करने के लिए। ये एडीएच रिसेप्टर आपके डीसीटी में मौजूद है। ये एडीएच हार्मोन के रिसेप्टर्स जब हार्मोन आके डीसीटी में लगेंगे तो वो दैट द डीसीटी बिकम्स मोर परमिएबल फॉर वाटर। तो वाटर को क्या करते हैं, पूरा रीएब्सॉर्ब कर लेते हैं ट्यूबल के अंदर से। अगर आपको बॉडी में सोडियम की जरूरत है या फिर आयंस की जरूरत है, तब क्या होता है, तब आपका एड्रिनल मेडुला क्या रिलीज करता है, एल्डोस्टेरॉन। एल्डोस्टेरॉन क्या करता है, एल्डोस्टेरॉन जाके आपके सेम रिसेप्टर में लगता है, किसके में, डीसीटी के रिसेप्टर में लगता है, और ये डीसीटी क्या करता है, नाउ इट बिकम्स परमिएबल फॉर सोडियम। नाउ इट बिकम्स परमिएबल फॉर सोडियम। तो सोडियम को वो डीसीटी से पूरा खींच लेता है। और अगर आपको प्रिंसिपल ऑफ ऑस्मोसिस मालूम है, तो अगर आयन बाहर निकल रहा है तो उसके पीछे वाटर भी निकलता है। तो सोडियम का रीएब्जॉर्प्शन होते होते वाटर भी निकल के चला आता है। But again, this reabsorption is conditional based, whether your body requires ions or whether your body requires water. तो अगर आपको वाटर चाहिए डीसीटी से, तो आपका हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी को बोलेगा कि एडीएच रिलीज करो। एडीएच रिसेप्टर है आपके डीसीटी में, एडीएच आके डीसीटी में लग जाएगा एंड इट विल इंक्रीज द रीअब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर। और अगर आपका आयनिक वॉल्यूम ठीक करना है, सोडियम वॉल्यूम ठीक करना है, तो एल्डोस्टेरोन आएगा एड्रिनल ग्लैंड से। एल्डोस्टेरोन आके क्या करेगा, एल्डोस्टेरोन भी रिसेप्टर से बाइंड करेगा डीसीटी में, और वो डीसीटी क्या बन जाएगा, इट विल बिकम परमिएबल फॉर द रीअब्जॉर्प्शन ऑफ सोडियम। और सोडियम पूरा बॉडी के अंदर आना चालू हो जाएगा। और जब सोडियम निकल के आता है तो उससे साथ साथ तो आपका वाटर भी निकल के आएगा। दिस इज द रीअब्जॉर्प्शन इन योर डिस्टिल कन्वोल्यूटेड ट्यूबर। इसके बाद क्या आता है, लास्टली आपका मेनी डीसीटीज ओपन इनटू व्हाट, मेनी डीसीटीज ओपन इनटू अ स्ट्रेट ट्यूब दैट इज नोन एज योर कलेक्टिंग डक्ट। अ स्ट्रेट ट्यूब दैट इज नोन एज द कलेक्टिंग डक्ट। कलेक्टिंग डक्ट है ना, कलेक्टिंग डक्ट। अब ये कलेक्टिंग डक्ट बनता किससे है, दिस कलेक्टिंग डक्ट इज अगेन मेड अप ऑफ क्यूबॉइडल एपिथेलियम। क्यूबॉइडल एपिथेलियम, क्यूबॉइडल एपिथेलियम। इसमें क्या होता है, ADH receptors are present in collecting duct also. ADH receptors are present. ADH receptors are present. तो ADH receptors अगर present होगा तो यहां से क्या रीएब्जॉर्ब होगा, यहां से रीएब्जॉर्ब हो जाएगा आपका वाटर, यहां से रीएब्जॉर्ब हो जाएगा आपका वाटर। सो ADH receptors are present, reabsorption of water occurs. और क्या होता है, इसका एक नोटेबल पॉइंट है, जो न्यू एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट हमारा बॉडी में जो था, यूरिया है ना, वो जो हम लोग बॉडी से निकाल रहे थे, उसका रीएब्जॉर्प्शन होता है इन वेरी स्मॉल अमाउंट। यूरिया इज रीएब्जॉर्ब्ड urea is reabsorbed in small amounts. Urea is reabsorbed in small amounts by diffusion. Simple diffusion से ये अंदर चला आता है, सिंपल डिफ्यूजन से, करेक्ट। सो बाय द टाइम आपने पीसीटी से, फिर लूपोफिनले से, फिर डीसीटी से और कलेक्टिंग डक्ट से आपने सब रीअब्सॉर्ब कर लिया, तो आपका 99% जो अल्ट्राफिल्ट्रेट बना था, 99% जो अल्ट्राफिल्ट्रेट बना था वो रीअब्सॉर्ब हो जाता है, वो रीअब्सॉर्ब हो जाता है। कहां से, ट्यूबल से। विद द हेल्प ऑफ द सेल्स दैट आर प्रेजेंट इन द ट्यूबल, उनके हेल्प से ट्यूबल के अंदर से उसको निकाल के हम लोग कहां पे छोड़ देते हैं, हम लोग बॉडी में इसको छोड़ देते हैं। सो दिस वाज द प्रोसेस ऑफ ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन, एक बार क्विक रिवीजन अगर आप देख लो तो ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन कहां से स्टार्ट होता था, आपका
पीसीटी से आपका ट्यूबुलर रीएब्जॉर्प्शन स्टार्ट होता था पीसीटी से। पीसीटी में क्या हो रहा था, मैक्सिमम रीएब्जॉर्प्शन कितना, 70 to 80% ऑफ द अल्ट्राफिल्ट्रेट वाज रीएब्सॉर्ब। क्या क्या रीएब्सॉर्ब हो रहा था, एमाइनो एसिड एंड ग्लूकोज, ये तो 100% रीएब्सॉर्ब हो गया। फिर आता था विटामिन, फिर सोडियम, पोटेशियम, बाइकार्बोनेट, क्लोराइड, वाटर रीएब्सॉर्ब हो रहा था। कैसे रीएब्सॉर्ब हो रहा था, एमाइनो एसिड, ग्लूकोज, सोडियम, पोटेशियम, कैसे, एक्टिव ट्रांसपोर्ट से ये रीएब्सॉर्प्शन होता है। बाइकार्बोनेट, क्लोराइड पैसिव ट्रांसपोर्ट से जाता है, और आपका वाटर थ्रू ऑस्मोसिस फॉलो करके ये रीएब्सॉर्ब हो जाता था। ये था पीसीटी का। फिर हम लोगों ने क्या देखा, लूप ऑफ हेनले। लूप ऑफ हेनले का थिन सेगमेंट सिंपल स्क्वामस से बनता है, थिक सेगमेंट क्यूबॉइडल से बनता है। डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले, डिसेंडिंग आर्म, ये डिसेंडिंग आर्म से क्या जाता है, वाटर निकलता है। असेंडिंग आर्म, असेंडिंग आर्म का दो पोर्शन, थिन एज वेल एज थिक, क्या निकल के आता है, NaCl। लेकिन डिफरेंस कहां पे आता है, डिफरेंस आता है इसका ट्रांसपोर्ट में। NaCl थ्रू पैसिव ट्रांसपोर्ट जाता है थिन सेगमेंट में, और थिक सेगमेंट से NaCl जाता है थ्रू एक्टिव ट्रांसपोर्ट। लूप ऑफ हेनले के बाद कहां पे आ गए, लूप ऑफ हेनले के बाद हम लोग डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूबुल में आ गए। यहां से तो आपका नॉर्मल रीएब्जॉर्प्शन बाइकार्बोनेट का हो रहा था, लेकिन डिपेंडिंग अपॉन द कंडीशन ऑफ योर बॉडी आपका कंडीशनल रीएब्जॉर्प्शन हो रहा था सोडियम एंड वाटर का। अगर आपके बॉडी में आयनिक फ्लूइड कम है तो आपका सोडियम का रीएब्जॉर्प्शन होगा, अगर आपके बॉडी में वाटर कम है तो आपका वाटर का रीएब्जॉर्प्शन होगा आपके डीसीटी से, करेक्ट। उसके बाद हम लोगों ने क्या देख लिया, उसके बाद हम लोगों ने देख लिया रीएब्जॉर्प्शन फ्रॉम कलेक्टिंग डक्ट, रीएब्जॉर्प्शन फ्रॉम कलेक्टिंग डक्ट। कलेक्टिंग डक्ट्स में क्या है, कलेक्टिंग डक्ट में एडीएच रिसेप्टर्स रहता है, एडीएच रिसेप्टर्स रहता है, और एडीएच रिसेप्टर जहां जहां रहता है वहां वहां से वाटर का रीएब्जॉर्प्शन होता है, वाटर का पूरा रीएब्जॉर्प्शन होता है। इसमें और एक नोटेबल पॉइंट क्या है, हम लोग का जो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट है, नाइट्रोजनस वेस्ट है, यूरिया, जो हम लोग बॉडी से निकालने की इतनी जद्दोजहद कर रहे हैं, यहां से इन द कलेक्टिंग डक्ट यूरिया इज रीएब्सॉर्ब्ड इन स्मॉल अमाउंट्स, यूरिया इज रीएब्सॉर्ब्ड इन स्मॉल अमाउंट्स। किस लिए चाहिए होता है यूरिया, इसी रीएब्सॉर्प्शन वजह से आपका ऑस्मोलैरिटी, फ्लूइड ऑस्मोलैरिटी ये यूरिया मेंटेन करता है। हम लोगों ने फर्स्ट क्लास में ये डिस्कस किया था, करेक्ट। सो एट द एंड ऑफ दिस, एट द एंड ऑफ दिस अगर हम लोगों ने ये सारा कंप्लीट कर लिया, सो एट द एंड ऑफ द डे वी हैव रीअब्सॉर्ब्ड 99% ऑफ द अल्ट्राफिल्ट्रेट दैट वाज फॉर्म्ड। 99% ऑफ 180 का 99% आपने इसको रीअब्सॉर्ब कर लिया। रीअब्सॉर्ब के बाद जो रह गया वही आपका यूरिन है, वही आपका यूरिन है, करेक्ट। सो दैट इज ऑलमोस्ट अराउंड 1.5 to 1.8 liter. So this was the process of our tubular reabsorption. अल्ट्राफिल्ट्रेशन हो गया, ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन हो गया। अभी बच क्या जाता है, अभी बचता है ट्यूबुलर सिक्रेशन। ट्यूबुलर सिक्रेशन क्या है, ट्यूबुलर सिक्रेशन चाहिए क्यों? अगर आपको याद हो तो आपके जो वेंट्रिकुलर आउटपुट था उसका ओनली 1/5 वाज गेटिंग फिल्टर्ड, मतलब अराउंड 5000 ml से ओनली 1100 to 1200 ml फिल्टर कर रहा था, तो बाकी 4/5 है ना, 4 भाग तो रह ही गया बॉडी के अंदर में, राइट। तो उसमें अगर मेरे 1/5 में इतना वेस्टेज निकल रहा है तो बाकी में कितना वेस्टेज रह जाएगा, है कि नहीं। सो समटाइम्स इसका क्या होता है, जो फिल्टर नहीं होता है उससे भी हम लोग वेस्ट प्रोडक्ट निकाल के ट्यूबुल के अंदर में फेंक देते हैं, ट्यूबुल के अंदर में फेंक देते हैं, और इसी को कहते हैं ट्यूबुलर सिक्रेशन। ड्यूरिंग यूरिन फॉर्मेशन द ट्यूबुलर सेल्स सीक्रेट सब्सटेंसेस लाइक हाइड्रोजन, पोटेशियम एंड अमोनिया into the filtrate, correct. Tubular secretion is also an important process. Tubular secretion is also an important step in urine formation and it helps maintain of ionic and acid balances of the body fluids, है ना। Tubular secretion जो आपका ब्लड फिल्टर नहीं हो पाया उससे भी हम लोग वेस्ट प्रोडक्ट्स निकाल के
ट्यूबल के अंदर में फेंक देते हैं। सिर्फ हम लोग बाईपास क्या कर देते हैं, हम लोग ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन बाईपास कर देते हैं। समझ में आया? तो ट्यूबुलर फिल्ट्रेशन, ग्लोमेरुलस, हम लोग ग्लोमेरुलस को बाईपास कर देते हैं, राइट। सो ट्यूबुलर सिक्रेशन में आप लोग क्या क्या सीक्रेट करते हो? ठीक है, सो ट्यूबुलर सीक्रेशन में आप लोग क्या क्या सीक्रेट करते हो? पहले क्या आता है? पहला आपका आता है पीसीटी, पीसीटी से ही चालू करते हैं। पीसीटी, पीसीटी प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूबल। प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूबल में आप लोग क्या क्या सीक्रेट करते हो? आप लोग सीक्रेट करते हो हाइड्रोजन आयन, पोटेशियम, एमोनिया। हाइड्रोजन आयन, पोटेशियम और एमोनिया आप लोग ट्यूबल्स में सीक्रेट करते हो। करेक्ट। फिर आता क्या है? फिर आता है आपका लूप ऑफ हेनले, फिर आता है आपका लूप ऑफ हेनले। इन डिसेंडिंग आर्म, डिसेंडिंग आर्म में कुछ सिक्रेशन नहीं होता है। डिसेंडिंग आर्म में आपका, डिसेंडिंग आर्म में, डिसेंडिंग आर्म में नथिंग इज सीक्रेटेड, नथिंग इज सीक्रेटेड। लेकिन असेंडिंग आर्म, असेंडिंग आर्म में क्या होता है? थोड़ा बहुत यूरिया का सिक्रेशन होता है असेंडिंग आर्म में। असेंडिंग आर्म में आपका यूरिया का थोड़ा बहुत सिक्रेशन होता है। फिर चला आता है आपका क्या? फिर चला आता है आपका डीसीटी, फिर चला आता है आपका डीसीटी। डीसीटी में आप क्या सीक्रेट करते हो? सेम जो आप पीसीटी में सीक्रेट कर रहे थे, हाइड्रोजन आयन, पोटेशियम, एमोनिया, है ना। हाइड्रोजन आयन, पोटेशियम, एमोनिया आप लोग सीक्रेट करते हो। हाइड्रोजन आयन, एमोनिया, पोटेशियम, ठीक है। यू आर सीक्रेटिंग ऑल दोस थिंग्स बैक। कहां से? बॉडी से ट्यूबल के अंदर में आप लोग इसे सीक्रेट करते हो। फिर क्या आता है आपका कलेक्टिंग डक्ट। कलेक्टिंग डक्ट में क्या सीक्रेट होता है? कलेक्टिंग डक्ट में आपका सीक्रेट होता है, आप लोग क्या सीक्रेट करते हो? पोटेशियम एंड हाइड्रोजन आयन। यू सीक्रेट पोटेशियम एंड हाइड्रोजन आयन, ठीक है। सो क्या क्या हो गया मेरे पीसीटी में? मेरे पीसीटी में क्या हो गया? पीसीटी में आई एम सीक्रेटिंग हाइड्रोजन आयन, पोटेशियम, एमोनिया। मेरे लूप ऑफ हेनले के डिसेंडिंग आर्म में देयर इज नथिंग टू बी सीक्रेटेड। मेरे लूप ऑफ हेनले के असेंडिंग आर्म में मैं क्या सीक्रेट कर देता हूं? यूरिया। मेरे डीसीटी में, मेरे डीसीटी में व्हाट आई एम सीक्रेटिंग फ्रॉम द बॉडी इन बैक इनटू द ट्यूबल? हाइड्रोजन, पोटेशियम, एमोनिया। और मेरे कलेक्टिंग डक्ट में मैं क्या सीक्रेट करता हूं? पोटेशियम एंड अमोनिया, पोटेशियम एंड अमोनिया। तो अगर आपने ये स्टेप भी कंप्लीट कर लिया अलोंग विद द ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन, अलोंग विद द ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन, अगर आपने ट्यूबुलर सीक्रेशन भी कंप्लीट कर लिया, सो अल्टीमेटली आपका जो निकल रहा है इसके बाद, इन तीनों प्रोसेस के बाद जो फॉर्म हो रहा है वो आपका बन रहा है यूरिन। और इसी यूरिन को आप कलेक्टिंग डक्ट्स के थ्रू, कैलिक्स के थ्रू, पेल्विस के थ्रू, यूरेटर के थ्रू, यूरिनरी ब्लैडर से होके यूरेथ्रा से आप निकाल देते हो। समझ में आया? सो द थ्री स्टेप्स, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन, ट्यूबुलर reabsorption and tubular secretion. If you do these three steps sequentially, तो at the end of the day हम लोग जो सीक्रेट करके निकाल देते हैं, हम लोग जो एक्सक्रीट करके निकाल देते हैं, वो होता है हम लोग का यूरिन। समझ में आया? करेक्ट, वेरी इजी प्रोसेस था। जस्ट आपको याद रखना है कि कौन से स्टेप में कौन बॉडी के अंदर
अंदर से ट्यूबल में जा रहा है ट्यूबुलर सिक्रेशन, और ट्यूबल से बाहर आ रहा है ट्यूबुलर reabsorption. Because of the blood pressure that was created because of the difference in the diameter of efferent arteriole and efferent arteriole, उसी प्रेशर के वजह से मेरा अल्ट्राफिल्टर जमता है, उसी अल्ट्राफिल्टर से चीजें वापस चली जाती हैं, और जो कभी कभी एक्स्ट्रा वेस्टेज जो रह जाता है वो वापस ट्यूबल में चली आती है. सो दिस इज द फॉर्मेशन ऑफ योर यूरिन. करेक्ट. तो अगर आप ये देख लें, यहां से अगर आप देख सकते हैं तो ये हम लोग का एनसीईआरटी का जो डायग्राम है, यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है, जो बाहर की तरफ निकल रहा है वो आपका क्या है, रीएब्सॉर्ब मटेरियल है. जो अंदर की तरफ आ रहा है वो आपका क्या आता है, सीक्रेटेड मटेरियल है. बाहर की तरफ जो आ रहा है, आप अगर पीसीटी से देख रहे हैं तो बाइकार्बोनेट, NaCl, न्यूट्रिएंट्स, ठीक है, फिर वाटर, पोटेशियम, और जो सीक्रेट हो रहा है हाइड्रोजन, एमोनिया, यहां पे आपका पोटेशियम भी आता है सिक्रेशन के वजह से. करेक्ट. डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले से आपका सिर्फ बाहर में क्या निकल रहा है, आपका बाहर में सिर्फ निकल रहा है वाटर. और असेंडिंग लूप ऑफ हेनले से, असेंडिंग लूप ऑफ हेनले से अगर आप देखो तो बाहर क्या निकल रहा है, NaCl. आप सीक्रेट क्या कर रहे हो असेंडिंग लूप में, आप असेंडिंग लूप में यूरिया सीक्रेट कर रहे हो. ठीक है. फिर आप ऊपर चले गए, दिस इज आवर DCT, डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूबल. डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूबल से आप रीएब्सॉर्ब क्या कर रहे हो, NaCl रीएब्सॉर्ब कर रहे हो, फिर आपका वाटर, फिर बाइकार्बोनेट. ठीक है. बाइकार्बोनेट तो आपका नॉर्मली रीएब्सॉर्ब होता है, लेकिन NaCl और वाटर या सोडियम और वाटर का कंडीशनल रीएब्सॉर्प्शन होता है, ये याद रखना. सीक्रेट क्या कर रहे हो, अगेन सेम पोटेशियम, हाइड्रोजन, और यहां पे आप एमोनिया भी सीक्रेट करोगे, एमोनिया सीक्रेशन होता है. कलेक्टिंग डक्ट में चले आओ. कलेक्टिंग डक्ट से आपका यहाँ पे वाटर का रीएब्सॉर्प्शन होता है, वाटर का रीएब्सॉर्प्शन होता है, और सीक्रेशन आपका पोटेशियम और हाइड्रोजन आयन का होता है. सो दिस ऑल दिस थ्री प्रोसेस टुगेदर कहां से स्टार्ट हुआ, फिल्ट्रेशन से स्टार्ट हुआ, रीएब्सॉर्प्शन और सीक्रेशन में खत्म हुआ, तो अल्टीमेटली आपका यहां से जो निकलेगा वो एंड प्रोडक्ट होगा आपका यूरिन. समझ में आया. करेक्ट. ये जो आपका रीएब्सॉर्प्शन और सीक्रेशन हो रहा है, इसका भी कुछ कॉन्सिक्वेंसेस है ना, इसका कुछ कॉन्सिक्वेंसेस है. विदाउट कॉन्सिक्वेंसेस बॉडी में कुछ नहीं होता है. ये कॉन्सिक्वेंसेस क्या है, ये कॉन्सिक्वेंसेस इसका जो निकलता है ये फंक्शंस ऑफ ट्यूबल्स में चला आता है. फंक्शन ऑफ ट्यूबल्स, अब लोग जो सिक्रेशन कर रहे हैं, हम लोग जो रीएब्सॉर्प्शन कर रहे हैं, अपार्ट फ्रॉम दैट बीइंग कंपलसरी, क्योंकि हम लोग ने 180 लीटर अल्ट्रा फिल्ट्रेट बनाया था, उससे रीएब्सॉर्ब होगा, वी आर बाउंड, क्योंकि उतना पानी तो हम लोग निकाल नहीं सकते हैं. और सिक्रेशन क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हम लोग का 4/5 ऑफ द ब्लड तो फिल्टर हो ही नहीं रहा था, सीक्रेट कर रहे थे, वी आर अगेन बाउंड. लेकिन इसका जो एब्जॉर्प्शन और सीक्रेशन है, इसका कुछ कॉन्सिक्वेंसेस है. क्या, इसमें सिर्फ आपका 3 कॉन्सिक्वेंसेस आता है. एक, बिकॉज ऑफ रीएब्जॉर्प्शन सीक्रेशन आप अपना आयनिक बैलेंस मेंटेन करते हो. दूसरा, आपका पीएच मेंटेन करते हो. और तीसरा, ऑस्मोलैरिटी आपके किडनी के अंदर मेंटेन करते हो. तो ये चला आता है हम लोग के किडनीज के या फंक्शन ऑफ ट्यूबल में. फंक्शन ऑफ ट्यूबल्स में पहला क्या आता है, अगर हम लोग पीसीटी के हिसाब से देखें, हम लोग स्टार्ट किससे करेंगे, पीसीटी. पीसीटी का फंक्शन क्या है, पीसीटी का फंक्शन क्या है, टू मेंटेन क्या, मेंटेन आयोनिक बैलेंस, आयोनिक बैलेंस एंड पीएच. मेंटेन आयोनिक बैलेंस एंड पीएच. कैसे आप आयोनिक बैलेंस मेंटेन करोगे, बाय सिक्रेशन एंड रीएब्सॉर्प्शन. करेक्ट. आप क्या सीक्रेट करोगे, सिक्रेशन ऑफ पोटेशियम एंड रीएब्सॉर्प्शन ऑफ सोडियम एंड क्लोराइड. अगर आपने पोटेशियम सीक्रेट किया और सोडियम और क्लोराइड रीएब्सॉर्ब किया, देन यू कैन मेंटेन योर आयोनिक बैलेंस. और पीएच का क्या होता है, आप पीएच कैसे मेंटेन कर सकते हो, बाय सिक्रेटिंग, किसका सिक्रेशन, हाइड्रोजन, एमोनिया, और आप रीएब्सॉर्प्शन क्या करोगे,
रीएब्जॉर्प्शन ऑफ बाइकार्बोनेट। अगर आपने रीएब्जॉर्प्शन ऑफ बाइकार्बोनेट कर दिया तो आपने पीसीटी के अंदर से आपने पीएच को भी मेंटेन कर लिया, करेक्ट। उसके बाद क्या आएगा? उसके बाद आएगा हम लोग का लूप ऑफ हेनले। लूप ऑफ हेनले क्या करता है? लूप ऑफ हेनले मेंटेन्स ऑस्मोलरिटी। मेंटेन्स ऑस्मोलरिटी कैसे? मेंटेन्स ऑस्मोलरिटी आपका असेंडिंग, आपका डिसेंडिंग से वाटर रीएब्सॉर्ब करके और आपका असेंडिंग से NaCl रीएब्सॉर्ब करके, असेंडिंग डिसेंडिंग से वाटर निकाल के और असेंडिंग से NaCl निकाल के आपका लूप ऑफ हेनले क्या करता है? इट हेल्प्स टू मेंटेन द ऑस्मोलरिटी इन द इंटरस्टिशियम। फिर क्या आता है? फिर आपका आता है DCT। DCT अगेन क्या करता है? इट हेल्प्स टू मेंटेन, it helps to maintain again same as PCT ionic balance and pH। ठीक है, आयनिक बैलेंस क्या करता है? आपको सिक्रेशन करना पड़ेगा। सिक्रेशन किसका? पोटेशियम का। एंड आपको रीएब्जॉर्प्शन करना है। रीएब्जॉर्प्शन किसका? सोडियम का, क्योंकि यहां पे सिर्फ कंडीशनल रीएब्जॉर्प्शन ऑफ सोडियम और वाटर होता था ना। तो सिक्रेशन आपका पोटेशियम का और रीएब्जॉर्प्शन आपका सोडियम का। आपका पीएच मेंटेन करना है। पीएच मेंटेन करना है तो सिक्रेशन क्या करोगे? सिक्रेशन करोगे हाइड्रोजन एंड अमोनिया का। और रीएब्सॉर्ब क्या करोगे? रीएब्सॉर्ब करोगे बाइकार्बोनेट। रीएब्सॉर्ब करोगे बाइकार्बोनेट, करेक्ट। और लास्ट में क्या रहता है? लास्ट में रहता है हम लोग का कलेक्टिंग डक्ट। कलेक्टिंग डक्ट, कलेक्टिंग डक्ट में भी आपका आयोनिक बैलेंस मेंटेन होता है, आपका पीएच मेंटेन होता है। आयनिक बैलेंस आप कैसे करोगे? सिक्रेशन से। किसका? ओनली पोटेशियम का। यहां पे नो एब्जॉर्प्शन, नो रीअब्जॉर्प्शन। पीएच का भी आप पीएच कैसे मेंटेन करोगे? सिक्रेशन से। सिक्रेशन, किसका सिक्रेशन? हाइड्रोजन आयन। अगर आपको आयनिक बैलेंस मेंटेन करना है तो आप सीक्रेट करो सिर्फ किसका? पोटेशियम का। अगर आपको पीएच मेंटेन करना है तो आप सीक्रेट करो हाइड्रोजन आयन। और जो हम लोगों ने बोला था यहां पे क्या होता है? रीएब्जॉर्प्शन ऑफ यूरिया होता है ना। तो यूरिया क्या करता है? मेंटेन्स ऑस्मोलैरिटी, maintains osmolarity by reabsorbing क्या? reabsorbing small amount of यूरिया। reabsorbing small amount of यूरिया। तो ये हो रह गया हम लोग का कंसीक्वेंस। दिस इज द कंसीक्वेंस ऑफ ट्यूबुलर रीएब्जॉर्प्शन एज वेल एज सिक्रेशन। तो ये फंक्शंस भी हो जाता है। क्या करता है? ये तीन काम करता है मेनली। एक तो आयनिक बैलेंस मेंटेन करता है, दूसरा ये पीएच मेंटेन करता है, और तीसरा फ्लूइड मेडुलर फ्लूइड का ऑस्मोलैरिटी मेंटेन करता है। सो इट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ reabsorption of something, secretion of something to maintain the ionic balance. It is the combination of reabsorption of something and secretion of something to maintain the pH. It is the combination of reabsorption to maintain the osmolarity of the fluid. So overall ये बन जाता है आपका ट्यूबुलर या ट्यूबल्स का फंक्शन। ट्यूबल्स का फंक्शन। तो यहाँ पे एक बार हम लोग एनसीईआरटी में नजर लगा दें तो क्या निकलता है? फंक्शंस ऑफ ट्यूबल्स में अगर आता है प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूबल लिखा है सिंपल
cuboidal, simple cuboidal brush border epithelium से, which increases the surface area for reabsorption. Nearly all essential nutrients, 70 to 80% of electrolytes and water are reabsorbed by this segment. PCT also helps to maintain the pH and ionic balance of the body fluids by selective secretion of hydrogen ions, ammonia and potassium ions into the filtrate and by absorption of bicarbonate from it. Correct? फिर लूप ऑफ फिनले क्या करता है? रीएब्जॉर्प्शन इज मिनिमम, बताया था. इट्स असेंडिंग लिम्ब, हाउएवर in its ascending limb, however this region plays a significant role in the maintenance of high osmolarity. बताया था हम लोगों ने interstitial fluid पे. The descending limb of loop of Henle is permeable to water but almost impermeable to electrolytes. सिर्फ पानी निकलता है, electrolytes नहीं निकलते हैं. This concentrates the filtrate as it moves down. Counter current mechanism में help आएगा. The ascending limb is impermeable to water, पानी नहीं निकलता है, but allows the transport of electrolytes collectively or passively. ठीक है? Therefore, as a concentrated fluid plus upwards, ये dilute बन जाता है. ठीक है? Again, this is the function जहां पे ये osmolarity maintain कर रहा था, and because of this आपके counter current में ये help करेगा. Distal convoluted tubule में क्या होता है? Conditional reabsorption of sodium and water takes place in this segment. DCT is also capable of reabsorption of bicarbonate and selective secretion of hydrogen and potassium ions and ammonia to maintain the pH and sodium potassium balance in the blood. Function tubule का. फिर collecting duct क्या करता है? This long duct extends from the cortex of the kidney into the inner parts of the medulla. Large amounts of water could be reabsorbed. पानी reabsorbed हो रहा है from this region to produce a concentrated urine. This segment allows the passage of small amounts of urea. यूरिया भी reabsorb हो रहा है into the medullary interstitium to keep up the osmolarity. It also plays a role in maintenance of pH and ionic balance blood by selective secretion of hydrogen and potassium ions. तो हम लोगों ने NCERT में भी क्या है वही हम लोगों ने कर लिया. सो हम लोगों ने अल्ट्राफिल्ट्रेट जाना क्या है, हम लोगों ने ट्यूबुलर रीएब्जॉर्प्शन जाना क्या है, हम लोगों ने ट्यूबुलर सीक्रेशन क्या है वो जाना. बिकॉज ऑफ रीएब्जॉर्प्शन एंड सीक्रेशन हम जो आयनिक बैलेंस मेंटेन कर पा रहे हैं, हम लोग जो पीएच मेंटेन कर पा रहे हैं, हम लोग जो फ्लूइड ऑस्मोलैरिटी मेंटेन कर पा रहे हैं, वो भी हम लोगों ने आज जाना. करेक्ट? सो नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्या करेंगे? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, काउंटर करंट मैकेनिज्म. जो आपका जो हम लोगों ने अल्टीमेटली इससे क्या फॉर्म किया? अल्टीमेटली हम लोगों ने फॉर्म किया यूरिन. इसी यूरिन का जब हम लोग 4 टाइम्स कंसेंट्रेटेड बनाते हैं, 4 टाइम्स अगर कंसेंट्रेट बना दे तो वो क्या मेथोडोलॉजी यूज होता है? काउंटर करंट मैकेनिज्म. बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चंस भी आता है. सो नेक्स्ट क्लास में वी विल गो ऑन एंड विल टेक द काउंटर करंट मैकेनिज्म. तब तक के लिए पढ़ते रहिएगा, PYQs सॉल्व करते रहेगा और नोट्स बनाते रहेगा और NCERT भी साथ में लेके चलिएगा. ठीक है? तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में. थैंक यू वेरी मच.